इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कल अदालत में पहले ही दिन आज तक न्यूज चैनल और उनकी पत्रकार को झटका लगा है, क्योंकि अदालत ने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो यूट्यूब एजुकेटर खान सर के लिए बहुत बड़ी जीत है। और चलिए, कोई और चैनल नहीं, आज तक ही इस बारे में क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। ब्रेकिंग न्यूज, खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना जिला कोर्ट से मिली राहत। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी कि दोहरा झटका माना जाएगा गोदी मीडिया को, जो यूट्यूब एजुकेटर्स और खान सर के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। कल जो अदालत में झटका लगा, जो कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं, मगर खान सर जो लगातार कह रहे थे कि अगर मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फायरिंग देने के आदेश दिए तो इसलिए क्योंकि मेरे सामने जान का खतरा था। क्या आप यह चाहते थे कि मेरी तस्वीर पर माला चढ़ जाए? अदालत ने इस बात को स्वीकार किया है। कल उनके वकील ने भी इस बारे में जानकारी दी है और यकीनन यह खान सर की बहुत बड़ी जीत है। और अब न सिर्फ खान सर बल्कि तमाम यूट्यूब एजुकेटर्स, उनका अगला पड़ाव 17 जून को है, जब उन्हें आज तक की इस एंकर और आज तक के खिलाफ एक वैधानिक लड़ाई लड़नी है 2 करोड़ के मुकदमे की। क्या है मामला, यह अब हमें समझना पड़ेगा। खान सर की सर क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के? हाँ, हियरिंग हुई है, केस डायरी मांग की गई है और एज वेल एज क्रिमिनल एंटीसीडेंट और interim protection has been granted to Khan sir by the learned principal district and session Patna after perusal of the entire fact and law. रोक लगाई गई सर खान? रोक लगा दी गई है गिरफ्तारी पर। खान सर के रोक लगा दी गई है by the learned principal and district judge Patna. सभी दर्शकों को 1 करोड़ की मुबारकबाद। जी हां दोस्तों, इस YouTube चैनल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और यकीनन आप मेरी ताकत हैं। और अब आज का अहम मुद्दा, आप में से कई लोग जान गए होंगे कि आज तक की इस एंकर और इंडिया टुडे ग्रुप को कल अदालत में एक छोटा सा झटका लगा है, क्योंकि वो अदालत के सामने गए थे खान सर और उनके जैसे कई यूट्यूब एजुकेटर्स और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आज तक की इस एंकर ने यूट्यूब एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का या कौड़ी का कहा था। उसके बाद जब उन्होंने जवाबी हमले किए थे तो उन जवाबी हमलों के आधार पर मोहतरमा अदालत पहुंच गई और चैनल अदालत पहुंच गया। अदालत में जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने अदालत से कहा कि खान सर, अभिनय मैच, बबीता त्यागी, इन सबके वीडियोस हटा दिए जाएं। अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब अगली सुनवाई 17 जून को है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पहले ही दिन आज तक न्यूज नेटवर्क और इस एंकर को झटका लगा है। हालांकि मैं इसे एक छोटा सा झटका मानता हूं, क्योंकि अब अगली सुनवाई 17 जून को होने वाली है। मगर जो इनकी मांग थी कि सभी के सभी वीडियोस हटा दिए जाएं, वो अदालत ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह कहानी रवीश कुमार की भी है, ध्रुव राठी की भी है, आकाश बैनर्जी, अजीत अंजुम, दीपक शर्मा, जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं उनकी है। आपकी स्क्रीन पर यह है गौतम अडानी। गौतम अडानी जाते हैं रोहिणी की एक अदालत में और कहते हैं कि मेरे खिलाफ डिजिटल पत्रकारिता में बहुत दुष्प्रचार चल रहा है, लिहाजा इन तमाम डिजिटल पत्रकारों के सारे वीडियोस हटा दिए जाएं। रोहिणी की अदालत ने एक आदेश जारी कर दिया बगैर उन वीडियोस की पड़ताल किए कि ये तमाम वीडियोस हटा दिए जाएं। उसके बाद हमने अदालत में चुनौती दी और हमें जीत मिली। अदालत ने कहा हटाने की जरूरत नहीं है। मगर उसके चलते हुआ क्या, कई डिजिटल पत्रकारों ने अडानी पर उन्होंने जितने भी शो किए थे उसे हटा दिए थे। जो गौतम अडानी ने किया और जो आज तक करने की कोशिश कर रहा था, उसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। बगैर जांच पड़ताल के, बगैर अदालत के परखे आप उस वीडियो को हटाने का फरमान
अपील जारी करते हैं अदालत के अंदर। गौतम अडानी को तो कामयाबी मिल भी गई थी जब रोहिणी की एक अदालत ने एक्स पार्टे आदेश जारी किया था, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब था। यह बात अलग है कि अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी और गौतम अडानी के बारे में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं वो अभी भी बदस्तूर बने हुए हैं, मगर कई पत्रकारों ने अदालत के आदेश के डर से अपने सारे शोज हटा दिए थे। मैं आज तक न्यूज चैनल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप पत्रकारिता से जुड़े एक संस्थान है, आपका कर्तव्य है लोगों की आवाज उठाना, आपका कर्तव्य है ताकतवर से सवाल करना, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप वही स्टाइल अपना रहे हैं जो गौतम अडानी ने मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ अदालत में उठाई थी या अपनाई थी। सबसे बड़ी बात, आपकी इस महिला पत्रकार ने YouTube एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का कहा था, उन्हें भड़काया था, और वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव माहौल में, जब ये तमाम YouTube एजुकेटर्स, चाहे अभिनय मैथ्स हो, बबीता त्यागी हो, खान सर हो, फिजिक्स वाला हो, ये सब सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पेपर लीक को लेकर, CBSE री इवैल्यूएशन को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे थे, और उस वक्त आप इन्हें 2 कौड़ी का कहते हैं। कहीं ना कहीं आलोचक इसके पीछे एक साजिश देख रहे थे, क्योंकि सरकार से सवाल कौन कर रहा था दोस्तों? युवाओं के मुद्दे कौन उठा रहा था? राहुल गांधी। क्योंकि आज भी NSUI के जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। इस वीडियो को देखिए, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, विनोद जाखड़ के नेतृत्व में NSUI के छात्र किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। अफसोस की बात है कोई मीडिया चैनल से नहीं दिखा रहा है। यानी कि राहुल गांधी के शेर मैदान में हैं, जेनजी के मुद्दे उठाते हुए वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। और दूसरा असरदार तबका था YouTube एजुकेटर्स का, जो बगैर लाग लपेट सत्ता से सवाल कर रहे थे। मगर इन मोहतरमा ने क्या किया? इन मोहतरमा ने इन्हें 2 कौड़ी का बता दिया। कायदे से तमाम YouTube एजुकेटर्स को इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। आपने एक तरफा बयान दे दिया, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि ये 2 कौड़ी के हैं या कौड़ी के नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि खान सर ने एक वीडियो में यह कहा था कि कुछ लोग व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने पहुंच जाते हैं और उनकी इतनी हैसियत नहीं है। उससे मोहतरमा इस कदर बौखला गई थी कि मानो उन्होंने एक निजी एजेंडे के तहत YouTube एजुकेटर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो याचिका दायर की उसमें इन्हें आपत्ति इस बात को लेकर थी कि इन्हें बिकाऊ बताया गया, इन्हें दल्ली बताया गया, इस तरह की बातें की गई। और उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि उनके बच्चों को टारगेट किया गया। सबसे पहली बात, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं इस भाषा से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। किसी के परिवार को घसीट कर लाने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी बातें तथ्यों पर आधारित ना हो, नंबर 1। नंबर 2, बिकाऊ, दल्ली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की शब्दावली जो है वो मुझे लगता है आपत्तिजनक है, असंसदीय है। आप किसी की आलोचना बगैर उसे गाली दिए कर सकते हैं, मगर वो बात अलग है। हकीकत यह है दोस्तों, आज लड़ाई YouTube एजुकेटर्स और गोदी मीडिया के बीच सामने होती दिखाई दे रही है। वो YouTube एजुकेटर्स जो हमारे बच्चों का मुद्दा उठा रहे थे, वो खान सर जो कम पैसों में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे थे YouTube के जरिए, अपने संस्थानों के जरिए। और आज क्या हो रहा है? आज प्रशासन उन पर दबिश डाल रही है, उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर, उनके अस्पताल के खिलाफ कि भाई आप नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, लिहाजा हम इसे सील कर सकते हैं। अस्पताल को सील किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लग गई थी, क्या तुमने वहां पर सुरक्षा नियमों की जांच की थी? नहीं की थी। क्या आज तक ने वो मुद्दा कभी उठाया था? नहीं उठाया था। आप उनके संस्थान को सील करने की बात कर रहे हैं, अब तक आपने नहीं किया। मगर जैसे ही खान सर ने गोदी मीडिया के बारे में असहज सवाल उठाए तो आपने संस्थान के खिलाफ दबिश डालनी शुरू कर दी। अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कह रही है, तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी? जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर,
वाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे? कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा बाहर में जाए, दोबारा जाए, मार डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द बस सब दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ, तुमको एक माला पहनाना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। यानी कि साफ तौर पर यूट्यूब एजुकेटर्स जो युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुण पुरी जो कि सर्वे सर्वा हैं इंडिया टुडे ग्रुप का, जिसमें आज तक एक हिस्सा है। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। हमने अरुण पुरी को देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक बार बुलाया था और उसके सामने उनका पूरा बर्ताव निहायत ही शर्मनाक था, पूरी तरह से शर्मनाक था। और यह वो इंडिया टुडे है जिसने एक जमाने में सत्ता से सवाल किए थे। याद कीजिएगा 2014 से पहले मामला था सलमान खुर्शीद का, उनके एनजीओ से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर। मेरे दोस्त दीपक शर्मा, पत्रकार दीपक शर्मा, जो अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उन्होंने एक खबर की थी सलमान खुर्शीद के एनजीओस के खिलाफ। उस वक्त मैंने, दीपक शर्मा ने सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, और उस वक्त हम दोनों आज तक न्यूज नेटवर्क में थे, यानी कि अरुण पुरी के इंडिया टुडे ग्रुप में शामिल थे। तब हमने आंख में आंख डालकर सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के एक ताकतवर मंत्री थे, उनसे सवाल किए थे। अगर आप भूल गए तो आइए उस मंजर को दोबारा देखते हैं। कि जितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे दे दिया। आपको अच्छे लगे ना लगे, डजंट मैटर, बट नाउ लेट्स टॉक। आप लॉ मिनिस्टर बने रहेंगे तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपके अरुण पुरी अगर बने रहेंगे इसके मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप मेरे जवाब, मैं आपसे सिंपल सवाल, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सिंपल सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका है सर, प्लीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। Are you here to ask me to leave? Are you an activist or are you a journalist? You've asked me, a journalist. As a journalist, you've asked me what is proper, what is the right thing to do. My government will take that decision. My leadership will take that decision. Don't worry about this. Please, will you tell me what you will do when you are found wrong? Unfortunately, you haven't answered a single question of mine. यह हालत थी इंडिया टुडे की 2014 से पहले, मगर 2014 के बाद एक ऐसी पार्टी आई जिसके लिए पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं था। वो लगातार दबिश डालते रहे। इन तमाम न्यूज चैनल्स में अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, धीरे धीरे उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो इन संस्थानों में काम ही नहीं कर सकते थे। मुझे और प्रसून को एक ही दिन ऑन एयर हटाया गया था, कार्यक्रम करने से हटाया गया था, और फिर हम दोनों ने ही उस संस्थान को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हम अपने दायरों में रहकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे थे। यह हकीकत है पत्रकारिता की, गोदी मीडिया की पत्रकारिता की। यह वही आज तक न्यूज चैनल है दोस्तों, जिसने पिछले कुछ अरसे से लगातार सांप्रदायिक तौर पर जहरीले कार्यक्रम किए हैं। उनके एक एंकर ने इस तरह के प्रोग्राम किए थे कि राम मंदिर के मुद्दे पर मुसलमानों का क्या काम, और यह वो दौर था जब अदालत का फैसला भी नहीं आया था। इन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो दुष्प्रचार चलाया कि ये काला जादू करती हैं। सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं? काला जादू, इस तरह के अंधविश्वास को लेकर बहुत सख्त नियम है, बहुत सख्त नियम है। अगर ये लागू हो जाएं तो आज तक न्यूज नेटवर्क को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रिया चक्रवर्ती अगर आपको अदालत घसीट कर ले जाएं तो आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, आप गिड़गिड़ा रहे होंगे। और यह न्यूज चैनल जो है वो खान सर और अन्य यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ कोर्ट में केस करता है। याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यही आज तक न्यूज चैनल, और इनका एक पत्रकार लाइव ऑन एयर यह कह रहा था कि इस वक्त
हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ उड़ रहे हैं, इस तरह की बातें की गई थी। यानी कि आप हमारे विमानों की सिक्योरिटी लोकेशन दे रहे हैं। अगर आप भूल गए हों तो वो मंजर मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं। यह मेरे हिसाब से देश के साथ गद्दारी है। देखा जाए क्या कहा था इन्होंने। याद कीजिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किया था और उस दिशा निर्देश में कहा गया था कि किसी भी तरह का ऑपरेशनल डिटेल्स लाइव कवरेज में लीक ना किए जाएं। ये देखिए आज तक क्या कर रहा है। स्थान नहीं बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहां पर। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, किस कीमत पर आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? आज ऐसे चैनल्स, यूट्यूब एजुकेटर्स और कुछ डिजिटल पत्रकारों के खिलाफ अदालत में केस कर रहे हैं। यह मत भूलिएगा, 40 दिन का युद्ध चल रहा था, तब यही मैडम बैठी हुई थी और आपको याद होगा इन्होंने क्या कहा था कि ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कुछ अधिकारियों को बंधक बना लिया है। यह घटना 1979-80 की थी, जब इस्लामिक क्रांति आई थी। इन्हें यह भी नहीं पता कि ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास नहीं है। और उसके बाद जब यह झूठ पकड़ा गया था, जब इनके पत्रकार ने ही कहा था कि मैडम आप जो बोल रही हैं यह गलत है, तब देखिए उन्होंने क्या कहा था। देखा जाए। एक बार ये खबर प्लीज हटा लीजिए, ये खबर प्लीज हटा लीजिए बीच से। अपने दर्शकों को बता दें कि वो पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, तिहाड़ से लौटे इस पत्रकार आज ये साल का 15 करोड़ ले रहा है दूरदर्शन में, हमारे टैक्स का पैसा। उससे ये रोज हिंदू मुस्लिम वाले शोज करता है। आज तक ने प्राइम टाइम में इसे बुलाया था। और विडंबना देखिए, जब यह व्यक्ति तिहाड़ जेल गया था वसूली के आरोप को लेकर, तब आज तक ने इसी के खिलाफ उस वक्त कार्यक्रम किए थे जब यह तिहाड़ जेल गया था। और विडंबना देखिए, इस व्यक्ति को आज तक में रात का 9 बजे का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट दिया गया था। और इसकी क्या खासियत है आपको याद होगा, इसने एक शो किया था 15 किस्म की जिहाद, जब यह जी न्यूज में हुआ करता था। और इसके आधार पर आज तक ने इसे रात 9 बजे प्राइम टाइम में रख लिया। यह है इंडिया टुडे नेटवर्क, जहां मैं 5 साल काम कर चुका हूं, जहां मैंने पत्रकारिता की है। मुझे याद है जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब मैं भी उन एंकर्स में शामिल था, पत्रकारों में शामिल था। तब अन्ना आंदोलन को 24 घंटे न्यूज चैनल पर दिखाया जाता था, सत्ता से सवाल किया जाता था, लगातार किया जाता था, बार बार किया जाता था। तब सरकार का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि उस वक्त लोकतंत्र के मायने अलग थे। आज मानो इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने विपक्ष के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। लगातार रोज प्राइम टाइम में झूठ कहा जाता है और सारे गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स इसमें शामिल हैं। मैं आज तक से पूछना चाहता हूं, आप कर क्या रहे हो? आज मैं अरुण पुरी से पूछना चाहते हो, आप कर क्या रहे हो? आप किस तरह की विरासत चाहते हो, बताइए ना। आप चाहें तो इस कार्यक्रम को लेकर मेरे खिलाफ भी कोर्ट में केस कर सकते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो डरने वाला हूं। मगर हां, मैं आपकी आलोचना करूंगा संसदीय भाषा के दायरे में रहकर। मैं गरिमा के दायरों को कभी पार नहीं करने वाला हूं। हकीकत यह है। मगर हकीकत यह भी है कि पत्रकारिता के प्रति जो आपका कर्तव्य होना चाहिए वो आप भूल चुके हैं। यही वजह है कि आपने यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आज जिस खान सर को आप अपने मंच पर बुलाते थे, उनका इंटरव्यू करते थे, आज आपने उनकी पहचान को उनके धर्म तक सीमित करके रख दिया है। कल मैंने इनका एक कार्यक्रम देखा। उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये लगातार उन्हें फैसल खान, अचानक उन्हें फैसल खान बुलाया जाने लगा, वो भी खान पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि जब आपको एक व्यक्ति पर हमला करना है और अगर आप उसके काम पर उस पर हमला ना कर सके
तो आप उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर उस पर हमला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 साल से यही हो रहा है। 12 साल से अगर आपको किसी को टारगेट करना है तो उसकी धार्मिक पहचान को उजागर कर दो, टारगेट करो। मुस्लिम कह दो, मुस्लिम कह दिया तो इसका मतलब वो देशद्रोही भी हो गया, पाकिस्तानी भी हो गया। और इस सोच का प्रचार प्रसार करने में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा किरदार रहा। यह मत भूलिए, एनबीडीएसए ने कई बार इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के भड़काऊ, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ शोज को हटाने के आदेश दिए हैं। यह है हकीकत इन न्यूज चैनल्स की। इसीलिए इन्होंने इस देश के हर उस नागरिक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है जो सत्ता से सवाल कर रहा है, जो उन्हें कटघरे में रख रहा है। ये कहीं ना कहीं चाटुकार बन के रह गए हैं सत्ता के, और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स है ना, ये मेरी ताकत है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।